तो बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट मतलब न्यूमेरिकली आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है सच किसी को डेरिवेशन नहीं आती, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनको भी किस तरह हम मेजर करते हैं उसको फॉर नॉलेज। तो ये बता रखा है यहाँ पर कि हम जो है इस तरह ये किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम इस तरह जो है एक सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो पहले दो लाइनें दे रखी हैं जो इन्होंने बोल रखा है, तो मैं जरा उसको डिस्कस करता हूँ पहले आपके साथ, फिर आप मैं आगे बढ़ता हूँ। इसे बोल रहा है कि वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन नैनो रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन बता रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर दो दिक्कत आती है। एक दिक्कत आती है कि डायरेक्ट करंट हम वहाँ पास करते हैं तो उससे कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो सकती है, वो कैसे हो सकती है बताता हूँ एक बार। सेकेंडली सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर। तो व्हीटस्टोन अगर सिंपल मेटल वायर है तो हम डायरेक्ट करंट पास करके जो वहां कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है, अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हो, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन है तो आपका जो भी पॉजिटिव है उस पर सारा क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा, जो भी नेगेटिव है उस पर सारा सोडियम आके ऐड हो जाएगा और आप उसकी कंडक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, आइंस को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम ओवरकम करते हैं वो ध्यान देते हैं। दूसरा इसमें बोला है कि अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक। ये सॉल्यूशन है तो हम इसको जो है सर्किट को एक वायर से नहीं जोड़ सकते ब्रिज की तरह। तो ये दो प्रॉब्लम है। तो इस पहली प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम क्या करेंगे, तो वो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो पहली तो जो डायरेक्ट करंट की प्रॉब्लम है कि जिसकी कंपोजिशन है वही सारी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएंगे और उसका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी सॉल्यूशन की, तो मेजर करने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम डीसी की जगह कौन से करंट यूज करेंगे, वी विल यूज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हाफ फेज के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। आपको पता है अल्टरनेट वेरी करता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके चेंज होता रहता है। तो उससे कंपोजिशन सॉल्यूशन की जो है फिक्स रहती है, मेंटेन रहती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है इसकी कि वायर की तरह इसको हम टच नहीं कर सकते, आयनिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए वो स्पेशली डिजाइंड ये जो है सेल यूज करते हैं जिसमें प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दोनों तरफ, जिससे जो है उसकी कंडक्टेंस निकालने में आसानी होती है। वायर नहीं है तो वो प्लेट ऐसी यूज करते हैं प्लैटिनम की, जो कि बहुत अच्छा सरफेस देती है कनेक्टिविटी करने के लिए, और हमारा एक्सपेरिमेंट आराम से होता है। तो वो दूसरी प्रॉब्लम स्पेशली डिजाइंड इसके, उससे आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी आपको निकालना हो, पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए, इसको नाम देते हैं सेल कांस्टेंट का। ये पूरा उन्होंने एक सेल बनाया, इस सेल की जो भी लेंथ है और इसका प्लेट का जो भी एरिया है, इसके रेशियो को क्या बोल दिया, सेल कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है, जिसको उन्होंने यहाँ पर जी स्टार से उन्होंने डिनोट किया है, सिंपली जी नॉट बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो जी स्टार यहाँ बना रखा है इसके जो कि बैक पेज पर, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, सेल कांस्टेंट नाम दिया, जी स्टार। पीछे देखो, जी स्टार इक्वल्स टू एल बाई, तो इस जी स्टार को आप लिख सकते हो इक्वल्स टू एल बाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। बिकॉज कोई भी सेल है उसकी कितनी प्लेट का एरिया, कितनी लेंथ है, वो फिक्स होगी, दैट इज अ सेल कांस्टेंट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये बोलते हैं कि एल बाई ए रेशियो जो है हम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाते इसका एरिया, बिकॉज यह आयनिक सॉल्यूशंस होता है, तो जो डेटा निकालते हैं वो रिलायबल नहीं होता। तो इसीलिए वो यहाँ पर उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, बिकॉज ये डेटा जो एल बाई ए निकालते हैं इससे मेजरमेंट वो एक्यूरेट नहीं आ पाती, तो कहते हैं कि एक्यूरेट नहीं आ पाती, तो वो उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, केसीएल का रेजिस्टेंस उनको पहले से ही पता होता है, इसके बीच में केसीएल का रेजिस्टेंस उन्होंने सॉल्यूशन डाला, उनका रेजिस्टेंस पहले से ही पता साइंटिस्ट को, जिसने भी वो एक्सपेरिमेंट किया, ये रेजिस्टेंस पहले से ही पता है, उसकी रेजिस्टिविटी पहले से ही पता है, तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टिविटी पता है, तो मैं यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अपना एल बाई ए निकाल सकता हूं, इसका केसीएल डाल के एल बाई ए निकाल लिया, तो मेरे को इसका लेंथ और एरिया का रेशियो मिल गया, तो एल बाई ए मैंने रेशियो निकाल दिया। अब मुझे एल बाई ए का रेशियो पता है, अब मैं इसमें चाहे कोई भी सॉल्यूशन डालूं, केसीएल डालूं, एनएसीएल डालूं, अमोनियम क्लोराइड डालूं, कोई भी सॉल्यूशन डालूं, मुझे एल बाई ए का रेशियो पता है,
और मुझे अगर उसका रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टिविटी पता है तो मैं सीधा पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एल बाई ए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट वो वैल्यू सही नहीं आती। वो आपके किसी बुक में लिखा है कि वो वैल्यूज अनरिलायबल है। तो क्या करते हैं, केसीएल का रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होता है यहाँ पर, तो उसका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता है, रेजिस्टिविटी पता है, तो वहां से हम एल बाई ए निकाल लेते हैं। उस एल बाई ए को हम सभी सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर बता रखी है। तो फिर ये बता रखा है इसमें कि ये जो एल बाई ए जब हमारा निकल जाता है, इस सेल कांस्टेंट को निकालने के बाद हमें जिस भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना वो सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और फिर इसको हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। जैसे यही सेल लगाया, मान लो यही वाला सेल जो है, जो फिगर बना रखी है, ये पावर वोल्टेज हो गई, ये आपका दो ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है, ये हो गया, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R1 हो गया, P और ये 0। तो ये आपका सेल, ये जो सेल है, ये इस मान लो इस पे आपको किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। सेल कांस्टेंट पता लग गया आपको, एल बाई इसके आगे निकाल दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है कि जो रेशियो होता है वो हमेशा पैरेलल रेशियो इक्वल होता है, मतलब R2 अपॉन में R1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू R1 अपॉन में, इसमें बुक में जो देखा इंटरेस्टिंग होती है, उन्होंने R1 R4 लिखा हुआ है, R2 दिस इज R4 यूज किया हुआ, तो ये लिख लो R4 अपॉन में R3। ये फिजिक्स में है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R4 अपॉन में R3। तो यहाँ से आपको R1 R इन तीनों का पता है और इसका निकालना है सेल कांस्टेंट, और ये R2 के लिए आपको L बाई ए रेशियो यहाँ से पता है, तो यहाँ से आप इसको R2 फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा एग्जाम में यहाँ पर कभी भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता, न्यूमेरिकली आता है यहाँ पर जो नीचे दे रखा है। तो इसीलिए हल्का मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया, आपको थोड़ा सा बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इसमें से कुछ खास आपका एज पर बोर्ड एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज में। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो हम जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये समझा रखा है। तो जरा ये सेल कांस्टेंट जो समझा रखा है एक बार जरा मैं उसको भी आपको दिखा दूँ फाइनली। तो मैं मिटा रहा हूँ जरा इसको। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए को सेल कांस्टेंट जिसको जी स्टार, तो मेरा जी स्टार क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर अपॉन में रो नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आपको पता है क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, कप्पा से। तो ये जी स्टार जो पिक्चर ऊपर आपको इक्वेशन रखी है मैंने आपको इस तरह शो करके दिखा रखा है, ठीक है। इसको मैं ये बोलूँ या सेल कांस्टेंट बोलूँ, एक ही बात है, दैट इज इक्वल्स टू एल बाई ए। तो सबसे नीचे जो लिखा रखा है वो ये समझा रखा है। अब यहाँ पर एक चीज जो मेन बात है वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। आपको एक टर्म्स है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। वो ये बोलना चाहता है कि जब हम इस जो भी सेल बताया था इसके बीच में अलग अलग सॉल्यूशन डाल रहे हैं, आपको पता है हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना नेचर होता है। किसी का चार्ज अलग होता है, किसी पे +2 चार्ज होता है, किसी पे +1 चार्ज होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी मोबिलिटी भी अलग हो जाती है, उसका कंडक्टेंस भी अलग हो जाता है। तो वही बोल रहा है, कह रहा है इसीलिए कंडक्टेंस की जगह हमें कह रहा है कि और मोर मीनिंगफुल वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, एक नई टर्म यूज कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं वो समझाता हूँ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और सारे टर्म में जो कंफ्यूजन है वो आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो जो यहां से न्यूमेरिकल आता है मोलर कंडक्टिविटी पे, तो इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बुक में थोड़ा सा ये फार्मूला कंफ्यूजिंग, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो ये समझा रखा है आपको मोलर कंडक्टिविटी तो क्या है, मैं जरा बताता हूँ। अभी जो मैं सेल पढ़ाया आपको, तो उसमें यही बताया था कि इसके बीच में जो है हम अलग अलग सॉल्यूशन डालते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एक नई टर्म दी है यहाँ पर मोलैरिटी टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, कि 1 मोल ऑफ आयंस जितने भी प्रेजेंट इन दोनों प्लेटों के बीच में, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। उसको हम मोलर कंडक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं। तो वो यहां पर आपको समझा रहा है। अब जो बुक में टर्म दे रखी है आपको, मोलर कंडक्टिविटी क्या दे रखा है, लैम्डा एम इक्वल्स टू k अपॉन सी। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू k अपॉन सी।
तो बेटा एक बुक मॉडर्न नेवीज में जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझा रखा उन्होंने, इन दोनों में डिफरेंस बता रखा है, क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको समझाता हूँ। तो जैसे अब आप इसको इस तरह समझो कि जैसे मान लो कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, मैं अभी आपको कंडक्टिविटी बता रहा हूँ दोबारा से, जो कि आपको पहले समझा चुका हूँ। अब इसमें फिर दोबारा कंपैरिजन करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में जितना भी कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 मीटर क्यूब की जगह इसमें जितने भी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टिविटी बोलूंगा। अब एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हमने कि अगर मैं डिलीशन करता हूं तो मेरे इस क्यूब से कुछ आयंस मेरे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो डिलीशन करूंगा तो मेरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ये डिफाइन करता है कि 1 मीटर क्यूब में या यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के बीच में जितने भी आयंस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। लेकिन दूसरी टर्म क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या कहता है, इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं कहता है कि 1 मोल ऑफ आयन, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना हम डिलीशन करते हैं आयन की मोबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए आपको पता लग गया कि अगर सपोज करो अब मैंने इसके अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी मिलाया इसके अंदर, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले मान लो 1 मीटर क्यूब थी, मैंने 100 कर दिया। अब आपको पता है विद डिल्यूशन कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो वो कंडक्टिविटी की 100 टाइम्स हो गई। मैंने इसको 100 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडक्टिविटी मेरी जो है 100 टाइम्स हो गई। तो ये समझाना चाहता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसकी 100 टाइम्स हो गई, यहाँ पर ये बताना चाहता है। तो ये बड़ा दोनों अलग टर्म है। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर डिल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आता है, 1 मोल ऑफ आयंस। तो आयंस तब चाहे पानी मिलाओ या ना मिलाओ, आयंस तो 1 मोल से रहेंगे। पानी मिलाया तब भी आयंस 1 मोल से। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में, मान लो पहले 1 मीटर क्यूब में 10 आयंस थे, अब जो है 5 रह गए, तो कंडक्टिविटी तो कम हो गई बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। बिकॉज विद डिल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर। अब इसका जो उन्होंने फार्मूला बताया ये मैंने आपको यहाँ समझा ही दिया, वो समझाता हूँ आपको। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है ऑब्वियसली बात है, कंडक्टिविटी भी डिपेंड करती है अपॉन में सी दे दिया इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन। तो इस सी को मैं समझाता हूं। यहां पर इन्होंने 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। तो एक में इन्होंने कप्पा कर रखा है, नीचे 1000 लीटर कर रखा है और माइनस मीटर क्यूब लिख रखा है और मोलैरिटी लिख रखा है। ठीक है, इसी को जब सेंटीमीटर में किया इन्होंने दूसरी यूनिट के अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर, तब इन्होंने इस 1000 को ऊपर कर दिया, यूनिट चेंज कर दी। बट ऊपर वाले मीटर नीचे वाले में सेंटीमीटर है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इससे आपको ये यूनिट तो आप करते रहोगे। तो बेटा ये मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म समझा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा दोबारा से। तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी तो वही हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब में, बट मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। लेकिन जैसे ही मैंने किसी कंटेनर में सेल के अंदर जो है 100 ml पानी डाला तो आयंस दूर दूर हो गए, कंडक्टिविटी और बढ़ गई, वो पहले से 100 टाइम्स हो गई, पहले से 100 टाइम्स हो गई। जो सिंपली भी कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मेरी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा मेरी मोलर कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी है 1 मोल्स ऑफ आयंस और कंडक्टिविटी है यूनिट लेंथ के अंदर जितने आयंस होते हैं। तो ये समझा रहा है यहाँ से कि जितना ज़्यादा मैं पानी डालूंगा वो कंडक्टिविटी का उतना मल्टीपल होगा, तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझाना चाहता है ये। अब बुक में भी आपको बताऊंगा, लास्ट में एनसीईआरटी पे आऊंगा जो उन्होंने मीटर क्यूब में समझा रखा है। तो पहले आपको ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसी मैं ऐसी वॉल्यूम और बढ़ा देता हूँ, 1000 ml कर देता हूँ, तो मेरा और ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इन्होंने क्या बता रखा है, अब वो ध्यान देना। अब इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी करता हूँ। तो मोलैरिटी क्या होता है, आपको मान लो 2 मोलैरिटी 2m, तो वही हो गया कि 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही बोलते हैं मोलैरिटी। तो हम सिंपली मान लेते हैं 1m कि 1m है या nm है, जो भी है लेट्स से। तो n मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 1000 ml। 1000 ml लिखो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है।
क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। तो ये लिखो एक ही बात है। तो एम मोल, जैसे कि बुक में फॉर्म लिखा तो मैं इसलिए ये भी हटा रहा हूँ, सिंपली उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है एम मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1000 क्यूब। तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा? 1000 बटे में इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो लैम्डा एम हमारा हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन में m। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। ये m इज मोल्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है m से तो आप उसको स्मॉल n लिख लो, बिकॉज मैं कैपिटल M इसलिए यूज करना पड़ रहा है बिकॉज आपका जो है एनसीईआरटी बुक में m लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है मोलैरिटी है। तो ये समझो, देखो वॉल्यूम है, तो अगर मैं मोलैरिटी में काउंट करूं तो मेरे m मोल प्रेजेंट होते हैं 1000 ml के अंदर। तो अगर मुझे 1 मोल का निकालना तो 1 मोल 1000 बटे में जो भी मोलैरिटी होगी उसकी डिवाइड करा, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये है। अब इन्होंने बुक में एक जो दे रखा है वो मीटर क्यूब में दे रखा है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने आप करो वो कैसे करा उन्होंने। तो वो ज़्यादा से जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली है कि हम यूनिट अभी पुट करेंगे सबकी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो आप मोलर कंडक्टिविटी में ये ध्यान रखें। साथ में यहाँ पर आपका एमसीक्यू बनता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट लेंथ डिक्रीजेस, बट मोलर कंडक्टिविटी इट इंक्रीज विद डिल्यूशन। तो ये एमसीक्यूज बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान देना आप। तो ये टॉपिक से इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। तो ये यूनिट अगर आपको सीखनी है तो भी न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब सातवां अपन उसको काटेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। मैं अलग से उसको नहीं करा रहा आपको, ठीक है।